हेलो गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। त्रियम स्टेज से उतरकर सीधा बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां पर उसने वाइन की एक बोतल उठाई और ड्रिंक बनाकर पीने लगा। त्रियम ने जब से जोया को धमकी दी थी, तब से जोया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी त्रियम के पास जाने की, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि त्रियम जो कहता है वो करता जरूर है, इनफैक्ट उससे भी बुरा करता है। अगर इस वक्त जोया त्रियम के पास जाना भी चाहेगी तो उसे त्रियम ऐसा गायब करवा देगा कि किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके जोया अब त्रियम से दूर ही रहने की कोशिश कर रही थी। जोया को हमेशा से ही जंगली और खूंखार टाइप के लड़के बेहद पसंद आते थे, इसलिए वो त्रियम को देखकर हमेशा से ही उसकी बीवी बनने का ख्वाब देखती थी। मगर उसे ये भी पता था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि त्रियम की नज़र सब पर होती है। त्रियम को हमेशा से ही लड़कियों के उससे चिपकने की आदत से काफी ज्यादा इरिटेशन होती थी, और जो लड़की उसे पसंद आती थी सिर्फ वही उसके साथ रात बिता पाती थी। त्रियम को जोया से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए जोया सिर्फ एक गैंगस्टर थी, जो कि सिर्फ उसकी एक गैंग मेंबर थी। लेकिन त्रियम जोया के इरादों से अनजान नहीं था। उसे जोया के इरादों के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो हमेशा से जोया की भलाई के लिए उसे खुद से दूर रखता था। इसीलिए त्रियम ने जोया को अपने साथ न रखकर उसे इंडिया से बाहर का काम संभालने का आदेश दिया था। मगर पार्टी की वजह से जोया उसी दिन कैलिफोर्निया से यहाँ इंडिया आ गई थी। लेकिन त्रियम जोया के इरादों से अनजान नहीं था। उसे जोया के इरादों के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो हमेशा से जोया की भलाई के लिए उसे खुद से दूर रखता था। इसीलिए त्रियम ने जोया को अपने साथ न रखकर उसे इंडिया से बाहर का काम संभालने का आदेश दिया था। मगर पार्टी की वजह से जोया उसी दिन कैलिफोर्निया से यहाँ इंडिया आ गई थी। इधर कुछ देर बाद ही दादा ने त्रियम को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। दादा के ऐसा करते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर दादा स्टेज से उतरकर बार काउंटर पर गए और वहां से अपने लिए एक वाइन का ग्लास लेकर जैसे ही जाने को हुए, तभी उनकी नज़र मिनिस्टर भाटिया पर पड़ी, जो शायद अपने असिस्टेंट से कुछ बातें कर रहे थे। असिस्टेंट: सर, हमने दादा के ही एक सगला का पता लगा लिया है। वो आज ही किसी के साथ डील करने वाला है और उसके पास भारी मात्रा में राइफल और बंदूक की गोलियां भी मौजूद है, ऐसा हमारे गुप्तचरों ने बताया है। तो सर, हमें उनका क्या करना है? मिनिस्टर भाटिया कुछ सोचते हुए: तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो स्मगलर दादा से जुड़ा हुआ है? असिस्टेंट मिनिस्टर की बात पर अपनी सहमति जताते हुए: जी सर, ये खबर बिल्कुल पक्की है। मिनिस्टर भाटिया अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोले: आखिर हमारी तलाश अब खत्म हुई। उनके अड्डे पर अपने बेहतरीन कमांडोज भेजकर छापा मारो और उन्हें गिरफ्तार करके उनकी अच्छी से खातिरदारी करवाओ। अगर तब भी वो लोग अपना मुंह ना खोले तो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दो, लेकिन कुछ भी करके उनसे दादा के सारे गैरकानूनी अड्डे की जानकारी निकलवाओ, समझे? मिनिस्टर भाटिया अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोले: आखिर हमारी तलाश अब खत्म हुई। उनके अड्डे पर अपने बेहतरीन कमांडोज भेजकर छापा मारो और उन्हें गिरफ्तार करके उनकी अच्छी से खातिरदारी करवाओ। अगर तब भी वो लोग अपना मुंह ना खोले तो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दो, लेकिन कुछ भी करके उनसे दादा के सारे गैरकानूनी अड्डे की जानकारी निकलवाओ, समझे? असिस्टेंट जैसे ही कुछ बोलता वैसे ही दादा मिनिस्टर भाटिया की तरफ अपने हाथों में ड्रिंक लेकर पहुंचे, तो मिस्टर भाटिया उनको अपने पास आता देखकर असिस्टेंट को जाने का इशारा किया और वे खुद भी दादा को इग्नोर करके दूसरी तरफ जैसे ही जाने के लिए मुड़े तो दादा ने उन्हें आवाज दी: रणवी। दादा अपने प्यारे दोस्त रणविजय को प्यार से रणवी ही बुलाते थे। दादा की आवाज सुनकर उनके खुद को रणवी पुकारने से भाटिया साहब वहीं रुक गए और उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, जो उन्होंने बड़े ही आसानी से छिपा लिया, मगर फिर भी उनकी आंसू दादा से ना छिप सके। फिर रणविजय जी दादा की तरफ मुड़कर उनको सुनाते हुए बोले: मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पूरे एशिया की सबसे खतरनाक माफिया ब्लैक ईगल के डॉन ने मुझ जैसे एक मामूली से मिनिस्टर को अपनी इस शानदार और आलिशान पार्टी में बुलाया है। इतना कहकर मिस्टर भाटिया ने दादा को एक सरकास्टिक स्माइल पास की। दादा रणविजय के इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से देना चाहते थे, मगर उन्होंने अपने दोस्त की हालत समझते हुए उन्हें कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद दादा फिर बोले: रणवीर, तू अपने भाई जैसे दोस्त को इतना जल्दी भूल गया। देख, मैं सिर्फ दुनिया वालों के लिए ही दादा हूँ, मगर तेरे लिए
सिर्फ तेरे लिए ही मैं तेरा दोस्त रघु हूँ। दादा रणविजय के इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से देना चाहते थे, मगर उन्होंने अपने दोस्त की हालत समझते हुए उन्हें कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद दादा फिर बोले, रणवीर, तू अपने भाई जैसे दोस्त को इतना जल्दी भूल गया। देख, मैं सिर्फ दुनिया वालों के लिए ही दादा हूँ, मगर तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ही मैं तेरा दोस्त रघु हूँ। मिस्टर भाटिया हंसते हुए बोले, तेरे जैसा माफिया, वो भी मेरा दोस्त। फिर गुस्से से, हाँ, मेरा दोस्त तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने हम सबको छोड़कर तू अपनी दुश्मनी निभाने के लिए चला गया था। याद है तुझे कि तू भूल गया? हाँ, मैंने तुझे उस दिन कितना रोका था कि मत कर ऐसा, मत जा। ये माफिया जैसी दुनिया तेरे लिए नहीं बनी है। छोड़ दे ये दुश्मनी, इससे सिर्फ हमारे परिवार को ही नुकसान होएगा। तू क्या चाहता है कि तेरा परिवार हमेशा मौत के साए में घिरा रहे, डर डर कर जीता रहे? लेकिन तू मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं माना और चला गया तू अपने दोस्त को छोड़कर अपनी दुश्मनी निभाने। दादा रणविजय जी को समझाते हुए बोले, देख रणविजय जी गुस्से से चिल्लाते हुए, खबरदार दादा, जो तूने मुझे रणवीर कहा, जो मैं रणवीर सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही था, समझा? दादा भी अब गुस्से में आकर बोले, तू मेरे लिए मेरा दोस्त रणवीर था और हमेशा मेरे लिए रणवीर ही रहेगा। तेरे लाख इनकार करने से या फिर चीखने चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। और मिस्टर भाटिया दादा की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, और सच तो ये भी है ना कि तेरे ही वजह से मेरे बीवी बच्चों की मौत हुई थी। तेरे ही दुश्मन ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी। आखिर क्या कसूर था मेरी बीवी का? वो तो तुम्हें हर रक्षाबंधन राखी बांधती थी ना, तुम्हें अपना भाई मानती थी ना। तो क्या तुम निभा पाए राखी की लाज? हाँ, कर पाए रक्षा अपनी बहन की? बोलो, अरे क्या कसूर था मेरी बेटी राशि का? अरे उस मासूम ने तो अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। और ये सब भी छोड़, क्या कसूर था मेरी बेटी अदिति का, जो उससे उसका बचपन छिन गया, उससे उसकी माँ और एक बहन का प्यार छिन गया? बोलो, है कोई जवाब? आखिर कहाँ से होगा जवाब? इन सब के जिम्मेदार तो सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं। मिस्टर भाटिया दादा की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, और सच तो ये भी है ना कि तेरे ही वजह से मेरे बीवी बच्चों की मौत हुई थी। तेरे ही दुश्मन ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी। आखिर क्या कसूर था मेरी बीवी का? वो तो तुम्हें हर रक्षाबंधन राखी बांधती थी ना, तुम्हें अपना भाई मानती थी ना। तो क्या तुम निभा पाए राखी की लाज? हाँ, कर पाए रक्षा अपनी बहन की? बोलो, अरे क्या कसूर था मेरी बेटी राशि का? अरे उस मासूम ने तो अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। और ये सब भी छोड़, क्या कसूर था मेरी बेटी अदिति का, जो उससे उसका बचपन छिन गया, उससे उसकी माँ और एक बहन का प्यार छिन गया? बोलो, है कोई जवाब? आखिर कहाँ से होगा जवाब? इन सब के जिम्मेदार तो सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं। दादा मिनिस्टर भाटिया की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गए। उनसे इस वक्त कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। मिस्टर भाटिया की बात सुनकर दादा की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने वो पल बीतने लगा जब वो रक्षाबंधन पर अपनी मुंहबोली बहन से राखी बंधवाते थे। फ्लैशबैक। आज हर जगह बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार जो था, जिसका इंतजार हर बहन बड़ी ही बेसब्री से करती थी कि कब वो अपने भाई को राखी बांधकर अपनी मोटी कमाई करेगी। मगर शेखावत मैंशन में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, क्योंकि रघवेंद्र सिंह शेखावत जी उर्फ राघव की कोई बहन नहीं थी और वे इसी वजह से बड़े ही उदास बैठे हुए थे और प्रिया जी उनका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी। राघव जी को हमेशा से बड़ी ही ख्वाहिश रही थी कि उनकी भी कोई बहन हो और वे भी उसे चिढ़ाएं, उससे राखी बंधवाएं। मगर अफसोस कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अचानक से मैंशन के बाहर काफी सारी गाड़ियां आकर रुकी तो गाड़ी से मिस्टर भाटिया अपनी पत्नी रागिनी और अपनी दोनों बेटी राशि और अदिति को लेकर बाहर निकले। अचानक से मैंशन के बाहर काफी सारी गाड़ियां आकर रुकी तो गाड़ी से मिस्टर भाटिया अपनी पत्नी रागिनी और अपनी दोनों बेटी राशि और अदिति को लेकर बाहर निकले। गाड़ियों की आवाज सुनकर राघव और प्रिया जी सोफे से उठकर बाहर मेन गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मिनिस्टर भाटिया के हाथों में नन्ही सी नटखट अदिति थी, जो उनके बगल में खड़ी अपनी बड़ी बहन राशि के बालों को जोर से खींच रही थी और राशि अदिति से अपने बालों को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी।
जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हंस रहे थे और रागिनी जी के हाथों में आरती की थाल थी जिसमें सभी सामग्रियों के साथ 2 बेहद खूबसूरत राखियां रखी हुई थी। राघव जी ने जब रणविजय जी को उनकी फैमिली और बच्चों के साथ देखा तो उनकी सारी उदासी दूर हो गई। वे अपनी आंखों में चमक लिए जैसे ही अपने दोस्त रणवी को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अदिति की नज़र दादा पर पड़ी और उसने तुरंत अपनी बहन राशि के बाल छोड़ दिए। फिर वो दादा की तरफ देखकर अपनी बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मगर अदिति की उम्र 1 साल होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक बार फिर अदिति ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर फिर से कोशिश की, मगर इस बार सिर्फ उसके मुंह से आ की आवाज निकली, जिसका अदिति की भाषा में मतलब था कि अंकल मुझे गोद में उठा लो। अदिति की इस हरकत से वहां पर मौजूद सभी लोग खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। राघव जी ने आगे बढ़कर तुरंत अदिति को गोद में ले लिया। राघव जी के गोद में जाते ही अदिति पूरी तरह से उनसे चिपक गई, फिर उनके गालों पर किस करते हुए ताली बजाने लगी। तो राघव जी ने भी अदिति के माथे पर किस कर दिया, जिससे नन्ही सी अदिति शर्मा गई और उसके गाल गुलाबी हो गए। अदिति की इस हरकत से सभी हंसने लगे तो अदिति ने राघव जी के कंधे पर अपना मुंह छिपा लिया। अदिति की इस हरकत से वहां पर मौजूद सभी लोग खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। राघव जी ने आगे बढ़कर तुरंत अदिति को गोद में ले लिया। राघव जी के गोद में जाते ही अदिति पूरी तरह से उनसे चिपक गई, फिर उनके गालों पर किस करते हुए ताली बजाने लगी। तो राघव जी ने भी अदिति के माथे पर किस कर दिया, जिससे नन्ही सी अदिति शर्मा गई और उसके गाल गुलाबी हो गए। अदिति की इस हरकत से सभी हंसने लगे तो अदिति ने राघव जी के कंधे पर अपना मुंह छिपा लिया। फिर प्रिया जी भी अपने साथ सभी को घर के अंदर ले गई। राघव जी भी रणविजय जी से बातें करते हुए अंदर आ गए। चाय नाश्ते के बाद सभी कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे, तो वही अदिति राघव जी की गोद में खेलते खेलते सो गई। फिर रागिनी जी ने अदिति को वही सोफे पर लिटा दिया और उठकर राघव जी के पास आकर उनके पैरों के पास घुटने पर बैठकर उनको तिलक कर राखी बांधने लगी। तो राघव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रागिनी जी ने जब राघव जी की आंखों से आंसुओं की धारा को बहते हुए देखा तो वे तुरंत उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भैया आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अगर आ दूं? अदिति ने आपको यूं रोते हुए देख लिया ना, वो रोकर पूरा घर सिर पे उठा लेगी और फिर हमसे बात भी नहीं करेगी। सबसे ज्यादा वो आपसे जो प्यार करती है। राघव जी ने जब रागिनी जी के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुना तो उन्हें एक अलग ही एहसास हुआ। वे खुश होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोले, अब जब पहली बार मैं अपनी बहन से मिला हूं तो बस उसी एहसास को जीते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगा। मैं हमेशा तेरी राखी का फर्ज निभाऊंगा, हमेशा तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। अब तक अदिति भी अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी और वो उठते ही सीधा राघव जी की गोद में जाने के झटपटाते हुए रोने लगी। जब राघव जी रोती हुई अदिति को देखा तो उन्होंने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया। राघव जी की गोद में जाते ही अदिति तुरंत ही चुप हो गई। अब तक अदिति भी अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी और वो उठते ही सीधा राघव जी की गोद में जाने के झटपटाते हुए रोने लगी। जब राघव जी रोती हुई अदिति को देखा तो उन्होंने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया। राघव जी की गोद में जाते ही अदिति तुरंत ही चुप हो गई। ये देखकर रणविजय जी ने कहा, यार रघु, तूने मेरी बेटी पर ऐसा कौन सा जादू किया है जो ये तुझे देखते ही हम सबको भूल जाती है। एक काम कर, तू ना उसे गोद ही ले ले, वैसे भी तेरे पास बेटी नहीं है और हम सबको भी इसकी शैतानियों से छुटकारा मिल जाएगा। रणविजय जी की बात सुनने के बाद राघव जी बोले, नहीं यार रणवी, मैं तेरी बेटी को गोद नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने तेरी बेटी को गोद लिया तो फिर वो मेरी बेटी बन जाएगी और फिर मुझे भी एक ना एक दिन उसकी शादी करके उसे खुद से दूर भेजना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी अदिति मुझसे दूर जाए। इसलिए मैं तेरी बेटी को अपने बेटे त्रियम की बीवी बनाकर उसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा, जिससे कि मेरी बेटी अदिति हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। रणविजय जी हंसते हुए, लेकिन तेरे बेटे को मेरी बेटी पसंद नहीं है। देखा नहीं तुमने वो अदिति के हमेशा उससे चिपकने से कैसा बुरा सा मोह बनाता है। रणविजय जी की बात पर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी रागिनी जी हंसते हुए प्रिया जी से बोली, वैसे हमारा त्रियु कैसा है नानी?
नाना से इतना प्यार कि यहाँ आने का मन ही नहीं हो रहा उसका। रणविजय जी की बात पर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी रागिनी जी हंसते हुए प्रिया जी से बोली, वैसे हमारा त्रियु कैसा है नानी? नाना से इतना प्यार कि यहाँ आने का मन ही नहीं हो रहा उसका। प्रिया जी कुछ कहती उससे पहले ही एक आवाज हॉल में गूंजी, मैं यहाँ हूँ आंटी। सबने ही आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो सब हैरान हो गए। एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग मेरी स्टोरी पर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देने की कोशिश कीजिए। जब सभी लोगों ने आवाज आने की दिशा में देखा तो सभी एक पल को तो हैरान हो गए, मगर फिर जल्द ही सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि त्रियम ही खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र इस वक्त लगभग 5 साल थी और वह दिखने में बिल्कुल गंभीर लग रहा था। वो अपना एक हाथ अपनी जेब में डाले बड़े ही रौब से दरवाजे पर खड़ा था। जब अदिति की नज़र त्रियम पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह गोद में ही बैठे बैठे शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी। अब त्रियम को देखकर अदिति के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था, मगर रणविजय जी की नज़र अदिति पर जरूर पड़ गई थी और वे तुरंत समझ गए कि जरूर इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। त्रियम ने अंदर आकर सभी के बारी बारी पैर छू लिए, मगर जब राघव जी की बारी आई तो त्रियम की नज़र उनकी गोद में बैठी शैतान अदिति पर गई। एक बार को त्रियम ने उसे घूरकर देखा, पर त्रियम के घूरने का अदिति पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखकर शैतानों की तरह स्माइल पास कर रही थी। अब हॉल में बैठे सभी लोग अपनी अपनी सांसें थाम कर कभी अदिति को देखते तो कभी त्रियम को, मानो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बैटिंग चल रही हो। अब सबको ही ये जानना था कि अदिति त्रियम के साथ क्या करेगी। त्रियम ने अंदर आकर सभी के बारी बारी पैर छू लिए, मगर जब राघव जी की बारी आई तो त्रियम की नज़र उनकी गोद में बैठी शैतान अदिति पर गई। एक बार को त्रियम ने उसे घूरकर देखा, पर त्रियम के घूरने का अदिति पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखकर शैतानों की तरह स्माइल पास कर रही थी। अब हॉल में बैठे सभी लोग अपनी अपनी सांसें थामकर कभी अदिति को देखते तो कभी त्रियम को, मानो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बैटिंग चल रही हो। अब सबको ही ये जानना था कि अदिति त्रियम के साथ क्या करेगी। त्रियम ने भी एक नज़र अदिति की तरफ देखा और फिर एक गहरी लंबी सांस लेकर खुद को इस तरह तैयार करने लगा मानो वो कोई जंग लड़ने जा रहा हो। त्रियम का ध्यान अदिति के छींकने से टूटा। त्रियम ने मौका देखते ही तुरंत राघव जी के पैर छू लिए और पैर छूते ही त्रियम ऐसे दूर हटा जैसे कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ी अपनी विरोधी टीम के एक सदस्य छूकर भागा हो ताकि कोई उसे पकड़ न ले। मगर अदिति भी कोई कम नटखट नहीं थी। उसके पैर छूते ही अदिति ने त्रियम के बालों को जोर से पकड़कर नोचना चाहा तो उसके होंठ फिसल गए। जब अदिति के होंठ कुछ नहीं लगा तो कभी वो अपने छोटे छोटे हाथों को देखती तो कभी त्रियम के बालों को, मगर अदिति को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया और वो अपनी आंखों को छोटा करके एक टक त्रियम को घूरे जा रही थी। अगर अदिति की आंखों में अंखियों से गोली मारने का कोई फंक्शन होता तो शायद अब तक वो त्रियम के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देती। त्रियम अदिति के प्लान को फेल करके अदिति को तिरछी स्माइल पास करते हुए ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो उसने मैथ के एग्जाम में टॉप किया हो। हमारा त्रियम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे शायद पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि जरूर अदिति उसके बाल खींचेगी, इसीलिए उसने अपने बालों में जेल ना लगाकर खूब सारा तेल लगा लिया था। त्रियम ने अपने बालों में इतना तेल लगाया हुआ था कि अगर आंधी या तूफान भी आ जाए तो उसका एक बाल भी इधर से उधर ना हो। हमारा त्रियम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे शायद पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि जरूर अदिति उसके बाल खींचेगी, इसीलिए उसने अपने बालों में जेल ना लगाकर खूब सारा तेल लगा लिया था। त्रियम ने अपने बालों में इतना तेल लगाया हुआ था कि अगर आंधी या तूफान भी आ जाए तो उसका एक बाल भी इधर से उधर ना हो। बाल ना खींच पाने की वजह से अदिति काफी चिढ़ी हुई थी। अब उसे त्रियम से हर हाल में बदला चाहिए था। किसी को कुछ ना बोलते देख राशि, उम्र 16 साल, जो इतनी देर से खामोश बैठी हुई थी, वो प्रिया जी की गोद में सिर रखकर बोली, आंटी मुझे चॉकलेट खानी है। प्रिया हंसते हुए मेड को चॉकलेट लाने के लिए कह देती हैं। चॉकलेट का नाम सुनकर त्रियम की आंखों में भी चमक आ जाती है और वो भी दौड़कर अपनी राशि दीदी के बगल में बैठ जाता है। कुछ ही देर में चॉकलेट का एक बड़ा पैक तीनों के सामने रखा हुआ था।
अब बात ये थी कि सभी सोच रहे थे कि उनको चॉकलेट के ज्यादा पीसेस मिले। त्रियम उठकर अपने कमरे में गया और एक स्केल लेकर आया, ताकि जरा सा भी किसी के हिस्से में ज्यादा ना चला जाए। त्रियम के स्केल रखते ही दोनों बहनें अपनी आंखें छोटी करके कभी स्केल को देखती तो कभी त्रियम को, मगर हमारी अदिति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर कौन सी जंग चल रही है। वो तो बस अपनी चमकती हुई आंखों से एकटक बस त्रियम को ही देखे जा रही थी, मगर अदिति के इस तरह देखने से त्रियम को बहुत ही चिढ़ हो रही थी। बाकी सब भी उन तीनों के बचपने को देखकर हंस रहे थे। फ्लैशबैक समाप्त। फ्लैशबैक समाप्त। प्रिया जी दादा को ढूंढते हुए बार काउंटर पर पहुंच गई। तभी उनकी नज़र दादा पर पड़ी, जो कि किसी सोच में गुम थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंसू भी थे। दादा के जवाब न दे पाने की वजह से मिनिस्टर भाटिया गुस्से से दूसरी जगह चले गए, मगर दादा को मिनिस्टर भाटिया के जाने का पता नहीं चला, क्योंकि वे तो अपने ही ख्यालों में गुम थे। प्रिया जी दादा के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ आपको राघव? किस सोच में आप गुम हैं? दादा प्रिया जी के कंधे पर हाथ रखने की वजह से होश में आए और अपने आंसू पोंछने हुए त्रियम की तरफ देखकर बोले, कुछ नहीं प्रिया, बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी पैकिंग हो गई? हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, फिर शरारत करते हुए अपने हनीमून पर। प्रिया जी दादा की बात सुनकर उनके कंधे पर हल्के से मारते हुए शर्माकर बोली, क्या आप भी दादा बनने की उम्र हो गई है? अपने बेटे को हनीमून पर भेजने की बजाय आपको खुद के हनीमून की पड़ी है, कहकर दूसरी ओर चली गई। फिर प्रिया जी के जाने के बाद दादा ने किसी को फोन मिलाया और बोले, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जितना जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो। हम कल ही यहाँ से कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहे हैं, और ध्यान रहे हमारे वापस आने तक काम हो जाना चाहिए। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इतना कहकर दादा भी फोन काटकर दूसरी तरफ चले गए। फिर प्रिया जी के जाने के बाद दादा ने किसी को फोन मिलाया और बोले, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जितना जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो। हम कल ही यहाँ से कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहे हैं, और ध्यान रहे हमारे वापस आने तक काम हो जाना चाहिए। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इतना कहकर दादा भी फोन काटकर दूसरी तरफ चले गए। इधर त्रियम बार काउंटर पर बैठकर वाइन की एक सिप लेते हुए दो छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था। वो छोटी लड़की जबरदस्ती एक लड़के से चिपक रही थी, और वो लड़का ये देखकर काफी उल्टा सीधा मुंह बना रहा था, मानो जैसे उसे उस लड़की का खुद से चिपकना पसंद न आया हो। ये देखकर पता नहीं क्यों त्रियम को अपनी नटखट दोस्त अदिति की याद आ गई, और फिर कुछ सोचते हुए अपने मन में बोला, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, कहाँ हो तुम? कैसी होगी? बहुत मिस करता हूँ यार तुम्हें। आई लव यू यार। मैं तुम्हें भूलने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा। मैं इनविटेशन लेकर तुम्हारे घर भी गया, मगर तुम मुझे फिर भी नहीं मिली। कैसी दिखती होगी यार तुम? प्लीज वापस आ जाओ तुम, जहाँ कहीं भी हो प्लीज। और फिर अपनी दोस्त को याद करते हुए त्रियम की आंखों से आंसू बहने लगे। त्रियम अपने आप को संभालने के लिए वाइन का पूरा एक ग्लास एक ही सांस में गटक गया। कुछ ही देर में एक आदमी त्रियम के पास आया और उसके कान में कुछ कहकर चला गया। उसके जाते ही त्रियम ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसके आदमियों की कई सारी कॉल्स लगी हुई थी। फिर त्रियम सबकी कॉल्स को इग्नोर करके सीधा नाग का नंबर जैसे ही डायल किया तो उसने देखा कि नाग की कॉल खुद ही आ रही है। तो उसने झट फोन उठाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ही देर में एक आदमी त्रियम के पास आया और उसके कान में कुछ कहकर चला गया। उसके जाते ही त्रियम ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसके आदमियों की कई सारी कॉल्स लगी हुई थी। फिर त्रियम सबकी कॉल्स को इग्नोर करके सीधा नाग का नंबर जैसे ही डायल किया तो उसने देखा कि नाग की कॉल खुद ही आ रही है। तो उसने झट फोन उठाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नाग बॉस, मिनिस्टर के ऑर्डर की वजह से पुलिस की स्पेशल फोर्स ने हमारे सभी अड्डे पर छापा मार दिया है, मगर इसकी सूचना हमें पहले ही मिल चुकी थी, तो हमने सार माल जमीन के नीचे वाले गोदाम में रखवा दिया है। मगर मुठभेड़ में हमारे 3 आदमी मारे जा चुके हैं और काला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम क्या करें बॉस? त्रियम फेस पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला, हम अभी कुछ मत करो तुम, मैं पहले मिनिस्टर से बात करता हूँ। नागो के बॉस बोलकर फोन कर देता है, तो वो पार्टी हॉल में मिनिस्टर को ढूंढता है।
फिर उसे मिनिस्टर भाटिया भी जल्द ही दिख जाते हैं, जो त्रियम को ही देखकर डेविल स्माइल पास कर रहे थे। ये देखकर त्रियम गुस्से से उनके पास पहुंच गया। फिर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन करके मिनिस्टर से बोला, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं। मिनिस्टर भाटिया भी उसी लहजे में बोले, गीदों की धमकी से शेर नहीं डरा करते। त्रियम अचानक से हंसता है, फिर अपने बाल पीछे की ओर ढकेल कर अपनी गर्दन पर होंठ फिराते हुए शांत मगर गंभीर लहजे में अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोला, आग से खेल रहे हैं आप, इसकी चपेट में आ गए ना तो जलकर खाक हो जाएंगे। फिर त्रियम मिनिस्टर का कॉलर ठीक करते हुए बोला, जो कर रहे हैं आप मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आग से खेलते हुए अपने घर को शमशान बना ले, इसलिए जितना हो सके मुझसे और मेरे काम से दूर रहिए। त्रियम अचानक से हंसता है, फिर अपने बाल पीछे की ओर ढकेल कर अपनी गर्दन पर होंठ फिराते हुए शांत मगर गंभीर लहजे में अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोला, आग से खेल रहे हैं आप, इसकी चपेट में आ गए ना तो जलकर खाक हो जाएंगे। फिर त्रियम मिनिस्टर का कॉलर ठीक करते हुए बोला, जो कर रहे हैं आप मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आग से खेलते हुए अपने घर को शमशान बना लें, इसलिए जितना हो सके मुझसे और मेरे काम से दूर रहिए। इतना कहकर त्रियम मिनिस्टर को कोल्ड लुक देकर वहां से निकलकर कार में बैठकर चला गया। फिर त्रियम नाग को फोन करते हुए बोला, सुनो, कल तक उसकी बेटी मेरे फार्म हाउस पर होनी चाहिए, और हाँ, उससे एक भी खरोच आई तो तुम अपनी कब्र खुद खोद लेना, समझे? क्योंकि अगर तुम मेरे होंठ लगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। फिर फोन रखकर त्रियम खुश होते हुए बोला, आखिर अब तुमसे मिलने का वक्त आ ही गया है, कैसी दिखती होगी तुम। दरअसल त्रियम अभी तक ये नहीं जान पाया था कि वह मिनिस्टर घर के बाहर जिससे मिला था वही अदिति है, क्योंकि रागिनी जी की मौत के बाद रणविजय जी ने राघव जी से सारे कांटेक्ट खत्म करके इस शहर को छोड़ दिया था। इसी साल रणविजय जी इलेक्शन में जीतकर मुंबई शिफ्ट हुए थे, जिस वजह से त्रियम अदिति से कभी चाहकर भी मिल नहीं पाया। दरअसल त्रियम अभी तक ये नहीं जान पाया था कि वह मिनिस्टर घर के बाहर जिससे मिला था वही अदिति है, क्योंकि रागिनी जी की मौत के बाद रणविजय जी ने राघव जी से सारे कांटेक्ट खत्म करके इस शहर को छोड़ दिया था। इसी साल रणविजय जी इलेक्शन में जीतकर मुंबई शिफ्ट हुए थे, जिस वजह से त्रियम अदिति से कभी चाहकर भी मिल नहीं पाया। इधर मिनिस्टर भाटिया ने त्रियम की धमकी को सुनकर अपने घर की सिक्योरिटी को बदवा दी थी, और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि अदिति त्रियम से न मिल पाए, क्योंकि वे अपनी बेटी की हरकतों को बहुत ही अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अदिति के लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर दिए थे। कुछ ही देर में पार्टी खत्म होते ही मिनिस्टर भाटिया घर के लिए निकल गए। जब वे घर पहुंचे तो घर का हुलिया देखकर हैरान हो गए। आपको क्या लगता है अब क्या किया होगा? अदिति ने जरूर बताएगा, और आप सभी के कमेंट के लिए शुक्रिया।